हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पीड स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बच्चों 35 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों इस लेक्चर का मेन मकसद या आप इसका मेन मोटिव जो कहेंगे वो सिर्फ इतना है कि आप सभी को जो प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों का एक बार आपको रिविजन कर लेना है। वैसे मैंने आपको आज तक जो भी पढ़ाया है उसी में से सारे क्वेश्चन है, आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। मेन मकसद है कि आप रिवीजन कर लें। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहने वाले, यानी कि बहुविकल्पी तरीके से। अब देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप एक तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन में कभी कभी आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाता है, तो ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल होगा वो भी हम सॉल्व करा देंगे, और कोई साधारण सा न्यूमेरिकल होगा 1 से 2 लाइनर होगा वो हम सॉल्व करा के आपको बता देंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। अगर कोई ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल होगा, मतलब जिसमें टाइम लगने वाला होगा, तो वो मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया, उससे सॉल्व करेंगे, या फिर मैंने जो प्रीवियस न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं वहां से आप देखकर उनको सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए वो ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देख लेना, उनमें सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, कहां पर? जहां पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं जिसमें बोर्ड में पूछे गए हैं, उनसे जो क्वेश्चन देखना, उनमें आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपके फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 में, उसमें भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए इसमें बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसी राशियां हैं जिनका मात्रक है। अब आपके सामने इसमें निशान लगा हुआ तो आप बता देंगे आसानी से ऊर्जा का मात्रक है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वेग का मात्रक हो सकता है, कोणीय संवेग का हो सकता है, विभव का। अब आपको अगर नहीं पता है तो आप कोई सा एक टिक लगा देंगे। अगर आपने एक बार भी इस क्वेश्चन को देखा भी होगा, आपने अगर जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है आप देखेंगे कि सर ने मुझे पढ़ाया है, तो आप आसानी से यहाँ पर टिक लगा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो किसका मात्रक होता है बच्चों? ऊर्जा का मात्रक होता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। देखिए ये हमारा क्या है कि न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर आपको 5 × 10⁻19 है। अब मैंने आपको निशान लगा के रखा है, अब हो सकता है वो ये मान रखे और सारे बदल दे, तो 8 की जगह पे 9 कर दे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। बच्चों एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था Q = E/N/E, एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का मान पूछा जा रहा है। अब बच्चों इस सूत्र को हम n के पदों में लिखेंगे, तो n = क्या हो जाएगा? Q/E, E हो जाएगा। अब देखिए n को मुझे बाहर निकालना है, तो n = क्या हो जाएगा? Q ऊपर हो जाएगा और n इसके नीचे इसके साथ है, तो इसके बटे में आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, Q का मान कितना है? यहाँ पर दे रहा है 8 कूलाम, तो 8 कूलाम। अब बच्चों जो E है इसका मान कांस्टेंट होता है, याद रख लेना, 1.6 × 10⁻−19 ये इसका मान होता है बच्चों। E का ये मान होता है कांस्टेंट नियतांक है। ठीक है, अब इस मान को रखेंगे 1.6 × 10⁻−19। अब बच्चों यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जहां पर 10⁻−19 दिया गया हो। अगर निशान ना लगा होता तो पहले की आप सोचिए। अब हम क्या करेंगे, 8 × 10⁻19 को हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। अब बच्चों जब हम 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो घातों का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस होता है माइनस हो जाता है ऊपर जाकर। अब बच्चों यहाँ पर एक दशमलव लगा है, इस दशमलव को हम देंगे हटा और ऊपर 1 बढ़ा देंगे 0। अब ये यहाँ पर हो गया 16, ऊपर हो गए 80। अब आप इसमें 16 का भाग देंगे, 16 पंचे कितने होते? 80, यानी कि इसका मान जो आ गया 5 इंटू में 10 की पावर प्लस के 19 और इसका मात्रक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही इसको आप इसका मात्रक इतने इलेक्ट्रॉनों के दिखता है, न्यूनता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। अब बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पर सूत्र मेन था Q = E/N/E, उससे मैंने E बना लिया। कभी कभी आपसे Q पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन सही है, 5 × 10⁻19। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है एक तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो कि मैंने अभी आपको बता दिया 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है, वो आप यहाँ पर लगा देंगे, जूल में इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका क्या मात्रक होता है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। इसको आप याद रखोगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे आपको कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां पर भी अगर यहाँ पर निशान नहीं लगता आप कंफ्यूज होते, और मैं चाहता तो इसको कई बार आपको पढ़ता समझाता और वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और लंबा हो जाता मेरे को प्रॉफिट होता उसका, मेरे को तो फायदा ही होता है, लेकिन आप लोगों का समय लॉस होता। मैं चाहता हूं आपका समय लॉस ना हो, ठीक है, इसीलिए आपको कम से कम निशान लगा के रखें, इसलिए ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें सुपरफास्ट तरीके से। तो इसका मात्रक विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है बच्चों वो आपका होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर होता है। अब यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, काफी समय लग रहा होगा, ठीक है, आप वीडियो की स्पीड बढ़ाइए, 1 पे लगा होगा उससे आप 1.25 या 1.5 पर करके इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका समय बचे। सिर्फ आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, मेन मोटिव है मेरा। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। अगला देखिए, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र, कई बार मैंने डेरिवेशन जब पढ़ाया था संधारित्र से रिलेटेड वाला जब चैप्टर पढ़ाया वहां पर भी मैंने बताया था, E = ½ Q²/c², ठीक है, आवेश अपॉन संधारित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ होता है। देखिए संधारित्र जो होता है, जो हमारा संधारित्र होता है, इसमें प्रयोग किए जाने वाला जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो क्या होता है। देखिए उसमें कहीं कहीं पर मोम का भी प्रयोग कर देते हैं, अवरक का भी होता है, कागज का, यानी कि सारे ऑप्शन सही, तो इसीलिए यहाँ पर चौथा टिक किया गया है, ठीक है। अगला है विद्युत धारा घनत्व J, अफवाह वेग BD में संबंध है। देखिए विद्युत धारा घनत्व J होता है और अफवाह वेग जो होता है VD होता है। अब यहाँ पर मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। कैसे आता है, J = NEBD, और एक क्वेश्चन जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। देखिए अब आपको यहाँ पर भी न्यूमेरिकल है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और आपको निशान लगा के बता दिया गया कि ये वाला सही है, लेकिन अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर ये कैसे सही है, तो इसको सॉल्व करके बता देते हैं आपको। देखो इस सूत्र की अगर हम बात करें, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए एक बार। देखिए बच्चों एक आपका सूत्र पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज आप पढ़ लीजिए। क्या होता है, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता = होता है 1/, सॉरी बच्चों विशिष्ट लिखा जाएगा, विशिष्ट 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पर देखिए 1/, विशिष्ट प्रतिरोध 1 है यहाँ पर, ठीक है, चाहे आप बीच में समझिए चाहे जहां पर समझिए। ये बच्चों हमारा क्या है, एक सूत्र है, एक फार्मूला है जो कि आपको रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई चारा नहीं है। कैसे याद कर सकते हैं, याद कर लीजिए। अब यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है 500 ओम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विद्युत चालकता पूछी गई, कभी चालकता देता है विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लेता है। अब विद्युत चालकता = क्या होता है, विशिष्ट 1/, विशिष्ट प्रतिरोध 1/। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया गया 500 ओम, देखिए इसका मान यहाँ पर रखेंगे 500। अब बच्चों एक को 500 से भाग देंगे, इसको भाग देना के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और जैसे दशमलव लगाया 1 0 बढ़ाया, अभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, फिर 1 0 बढ़ा दिया, फिर 1 0 बढ़ा दिया। अब 2 0 से 2 0 हमने कर दिए कैंसिल। अब हमारे पास इसका जो 1/5 बच रहा है, फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे। अब एक जैसे 0 बढ़ाए यहाँ पर 1 के आगे 1 0 लगाएंगे, हो जाएंगे हमारे 10। अब 10 बचे 5, इसको भाग देंगे 2 आ जाएंगे, यानी कि 0.002 ओम इनवर्स। ये आपका इसका आंसर आ गया। कैसे आया, इस तरीके से, इसको जब मैंने भाग किया है तब आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, याद रखना। जो न्यूमेरिकल है सॉल्व कराने वाले मैं सॉल्व करवा के दिखा दूंगा। किलोवाट घंटा किसका, देखिए किलोवाट घंटा बताया विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखना विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी चुंबकीय परागम्यता अधिकतम होती है। देखिए यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसकी चुंबकीय परागम्यता जो है सबसे अधिक होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, जहां देखते हैं आल वाला ऑप्शन यानी कि ये सभी वो टिक कर देते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी
चुंबकीय पारगम्यता जो होती है सबसे ज्यादा होती है, लोह सबसे ज्यादा चुंबक में चिपकता है, चिपक जाता है, नहीं अट्रैक्टिव होता है। क्यूरी का नियम, क्यूरी का जो नियम है उसका पालन, देखिए समझिए एक बार, इसकी लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज समझ के इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्यूरी नियम का पालन किस ताप पर होता है। अब देखिए क्यूरी नियम जो है, इस क्यूरी के नियम का पालन जो है वो किस ताप पर होता है, क्यूरी ताप के नीचे, क्यूरी ताप से ऊपर। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया, ऑप्शन टिक दिया है तो आप कर सकते हैं। तो क्यूरी के ताप, क्यूरी का जो ताप होगा उससे ऊपर होगा, तभी उसका नियम का पालन होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कोई भी एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें वोल्टेज V है तथा धारा I हो, तब शक्ति क्षय क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने आपको इसका डेरिवेशन सॉल्व कराया, शायद अभी आपको करा दिया है, शायद मैंने अपनी ऑफलाइन बैच में कराया होगा, तभी ध्यान है, नहीं कराया तो मैं जल्द ही करवाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, इसका भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो याद रख लीजिए, जो B और I होता है, जो वोल्टेज होता है और धारा होती है, इनके बीच जो कला, बीच में जो कोण होता है, कला कोण होता है, उस पर यह निर्भर करता है शक्ति क्षय, याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति। देखिए दोलन करने वाला जो एलसी परिपथ होता है उसकी आवृत्ति ए होती है, याद रखना 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर होता है L × में C। कभी कभी गुणा का निशान मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, याद रख लेना। इसका मतलब यहां पर नहीं लगा है तो गुणे का निशान है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर से, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसकी क्या है, द्वितीय कुंडली में धारा का मान, जो धारा का मान होता है प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, अधिक होता है। तो यहां पर ऑप्शन टिक किए गए हैं, तो आप बता सकते हैं क्या होता है, कम होता है। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। देखिए बच्चों, हवा ज़्यादा चल रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, बारिश का मौसम है तो पेपर उड़ जा रहा है। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। देखिए बच्चों, कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें डीसी धारा संभव नहीं होती है। डीसी धारा से ट्रांसफार्मर नहीं चलता है ना। आप देखें कभी बैटरी में ट्रांसफार्मर लगा हुआ बहुत भारी खेत में, नहीं देखा होगा। सोलर पैनल लगा, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर रखा है, नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसकी, निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इसमें से कौन सी तरंग जो है, जो तरंग जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो बीटा किरण है, याद रख लेना। एक क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दे दे, याद रख लेना। इसमें कोई भी ऑप्शन होंगे, गामा होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, देखिए सघन माध्यम अगर है तो वहां पर जो आपतन कोण होता है, आने वाला कोण होता है, क्रांतिक कोण जो होता है बराबर होता है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, तो वो आपका 90 डिग्री होता है। मैंने क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ाया था, वहां पर अच्छे से बताया था। दो लेंस जिनकी शक्तियां इतनी 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 है, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की शक्ति बताइए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, और इस पर न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, और इस पर हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप में भी आ जाए, और ऑब्जेक्टिव टाइप में न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया। दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, ठीक है। संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की शक्ति क्या है, देखिए इसको समझिए। यहाँ पर 2 डायोप्टर आंसर बताया गया, लेकिन कैसे आया ये चीज आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, जो शक्तियां होती हैं, शक्ति पावर यानी कि P से इसको लिखते हैं। देखिए इसको किससे लिखते हैं, P से। अब P = एक सूत्र होता है P1 + P2। यहाँ पर 2 ही दिए गए, P3, आप जितने दिए गए उस हिसाब से कर सकते हैं। कितना दिया गया, पहली दी गई P = +4 प्लस सूत्र होता है। अब यहाँ पर दिया क्या गया, -2 डायोप्टर। अब देखिए P = क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस होता है 2 हो जाएगा, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे 4 से 2 को घटाएंगे बचेगा 2 किसमें, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, इसीलिए यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया गया। इससे रिलेटेड में जो आपका अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 7 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। यहाँ पर आपको लेंस की फोकस दूरी बतानी है। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी दिखाई गई 20 सेंटीमीटर, कैसे आई इसको समझ लीजिए। यहाँ पर इसकी क्षमता निकालने के लिए हमें P वाला सूत्र यही लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 + P = 7, प्लस में क्या होता है, अब यहाँ पर -2, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 7 से आप 2 माइनस कर देंगे, आपकी 5 बचेगी। यानी कि बच्चों जो P का मान आ गया है वो 5 डायोप्टर आ गया।
ये चीज यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। अब हमें एक चीज देखना रहेगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो कैसी भी वैल्यू, वहां पर मात्रा का जो मान दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया है या फिर मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो मीटर के लिए सूत्र थोड़ा अलग है और सेंटीमीटर के लिए अलग है, लेकिन मैं बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर संयुक्त फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। एफ इक्वल टू एक सूत्र होता है 1/p। 1/p जब लगाते हैं जब इसके जो फोकस दूरी है यहाँ पर किस में दी गई हो, मीटर में दी गई, लेकिन यहाँ पर दी गई है सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सब तरीका पता है, हम कर सकते हैं। अब बच्चों सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब डिवाइड बाय हम p कर देंगे। अब ए मान हमारा आ गया सेंटीमीटर में। अब बच्चों 100 में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। अब हमें p का मान पता है, कितना आ गया यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 5 डायोप्टर बटे 5, 5 से 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि फोकस दूरी एफ इक्वल टू आ गया है 20 और किस में आया है, सेंटीमीटर में। इस तरीके से यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। यानी कि अगर फोकस दूरी वहां पर मीटर में दी गई है तो आप 1/p लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में दी गई तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो लिख देंगे, और ये हमारा सूत्र है जो इनको दोनों सूत्रों को याद रख लेंगे। कैसे आए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला देखिए, वायु में प्रकाश की चाल इतने मीटर पर सेकंड है, अपवर्तनांक कितने वाले कांच में के माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए ये भी न्यूमेरिकल मैंने कई बार सॉल्व कराया है, फिलहाल बताओ तो मैं सॉल्व करवा देता हूं, नहीं तो आप सभी को पता होगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो आप लोग देख लीजिए, इस सूत्र को भी मैं बता दे रहा हूं, समझ लीजिए। देखिए इस पेपर को मैं थोड़ा फोल्ड कर ले रहा, देखो एक सूत्र आपको याद रख ले, इसको देख लीजिए। एक सूत्र होता है बच्चों n इक्वल टू c अपॉन में v। n इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन में b, लेकिन यहाँ पर जो कांच में प्रकाश की चाल यानी कि b का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में n हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा, ये सारा कैलकुलेशन आपको आती है। आप लोग सभी लोग 11th भी पास किया, 10th भी पास किया, तभी आप 12th में पहुंचे हैं। अब बच्चों यहाँ पर c में प्रकाश की चाल जो है, c का मान दिया गया 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, 3.0 तो उसको आप 3 लिखेंगे। अब इसका अपवर्तनांक n का मान दिया गया 1.5 बटे आप करेंगे 1.5। अब बच्चों इस दशमलव को आप हटा देंगे, ऊपर एक 0 को बढ़ा देंगे और कर देंगे 15 दूनी 30, यानी कि इसका मान आ गया 2 × 10⁸। प्रकाश की चाल इतनी होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से इसको निकाला गया है। बस आंसर तो दिया गया था, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कैसे आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। देखिए प्रकाश जो होता है उसकी जो तरंगे होती हैं उनमें अनुप्रस्थ उनकी जो प्रकृति होती है उसकी पुष्टि कैसी होती है, कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, किस प्रयोग के द्वारा होती है, तो बच्चों वो ध्रुवण के कारण होती है, याद रख लेना। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश होता है। देखिए इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेजर लाइट जो होता है बच्चों, उसका सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश होता है। देखिए जो शॉप शूटर होते हैं वो भी लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं, तो लेजर लाइट का देखिए मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूब, इन सभी का फोकस जो है इधर उधर जाता है, लेकिन लेजर लाइट का इधर उधर नहीं जाता। अब बच्चों क्वेश्चन है नंबर 27 दिया गया, स्टीफन नियतांक का मान। अब स्टीफन नियतांक का मान कैसे निकाला जाता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे को भी नहीं आता। एक तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर मुझे। तो इसका याद रख लेना, कांस्टेंट मान होता है, हर जगह प्रयोग होगा। जैसे E का मान था 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, इसी तरीके इस मान को भी याद रख लेना। 5.67 गुणे 10 की घात -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम की घात 4 होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका आप मात्रक याद रखें या ना याद रखें, लेकिन इसका जो मान है वो याद रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको मान का प्रयोग ज्यादा करना होगा। फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र होता है, जो फोटॉन होता है इसके गतिक द्रव्यमान का सूत्र होता है h/c लैम्डा। अगला फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कैसा होता है, 0 होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। देखिए आयनित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की बात की रहा है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन एक जैसे 13.6 EV से अधिक या 13.6 EV। EV का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर 13.6 EV सही होगा, क्योंकि न्यूनतम की बात कर रहा है, याद रख लेना इस चीज को। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। एक AMU के बराबर कितनी ऊर्जा होती है, तो देखिए यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन दिया गया 931 MeV। MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रख लेना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है, स्थायी कण नहीं अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण है अल्फा कण, और आप क्या करेंगे, इसी ऑप्शन को टिक कर देंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, क्योंकि अल्फा कण जो होता है बच्चों वो किसका नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है, याद रख लेना। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में होते हैं। देखिए पीएन संधि जो डायोड होता है उसकी अपक्षय परत में ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही क्वार्टर होते हैं, याद रख लेना, अपक्षय परत की बात की जा रही है। एन प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का क्या कारण होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है सूर्य की विकिरणीय ऊर्जा का स्रोत। देखिए सूर्य में ऊर्जा आ रही है, इसका स्रोत क्या है, कई सारे नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, पापायनिक उत्सर्जन, या फिर नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा आती है, याद रख लेना। तो बच्चों आई होप आपको ये 35 जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि, मुझे नहीं लगता है कि आपको इनमें से कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप लिखेंगे, इस 35 नंबर क्वेश्चन है, आप लिखेंगे 35 अपॉन जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, 35 बटे आप सीरियल नंबर क्वेश्चन में पड़े हुए हैं, आपको जिस नंबर क्वेश्चन में डाउट है आप लिख देंगे 35 अपॉन में आप जो भी लिखेंगे हम उसका डाउट आपके पास भेज देंगे। अगर अच्छा होगा तो उस पर स्पेशली वीडियो बना देंगे, अगर सही होगा तो मैं आपको वहीं पर जवाब दे दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको एक नंबर मेंशन किया, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।